आयोजन किया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर का आना तय, हेल्थ एक्सपर्ट्स के दावे। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 200 पार। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन की संक्रमण दर 3 गुना तेज। केंद्र की राज्यों के लिए चेतावनी जारी। केंद्र की सलाह, वॉर रूम एक्टिव करे राज्य। स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को नाइट कर्फ्यू लागू करने का सुझाव। सौ % वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करने की सलाह। और हम चाह रहे हैं कि सबके दोनों डोज लगे, लोग सेफ हो, फिर बूस्टर डोज की बात तब करेंगे तो दोनों डोज लग जाएगी जब। कोरोना के हालात पर गुरुवार को रिव्यू मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। तीसरी लहर का आना तय। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता, तीसरी लहर आना तय है। तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने कई सुझाव दिए हैं। अब तक जितने भी केस स्टडी सामने आई है उससे थोड़ी राहत जरूर दिख रही है। स्टडी कहती है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है लेकिन बहुत अधिक घातक नहीं है, यानी डेल्टा की तुलना में जानलेवा नहीं है। केंद्र ने राज्यों को कहा कि वॉर रूम फिर से एक्टिव करें, नाइट कर्फ्यू पर विचार करें, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करें। तीसरी लहर से बचने का सबसे अच्छा माध्यम सावधानी बरतना और वैक्सीन ही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। अब सब कुछ अनलॉक है, बहुत लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में खतरा बढ़ा है, सावधानी की जरूरत बढ़ी है, क्योंकि अगर सावधानी हटेगी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। और मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर रंजन गुप्ता एम्स में कार्यरत हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के शर्मा निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रंजन, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, हर बार मिली जुली राय आती है और ओमिक्रॉन की शुरुआत में भी मिक्स्ड ही व्यूज सामने आए थे, लेकिन अब कि तीसरी लहर आने वाली है इस पर ज्यादा एक्सपर्ट्स एकमत होते दिख रहे हैं। क्या कंडीशंस बन रही हैं? देखिए, तीसरी लहर का आना इसलिए ज्यादा लाजमी लग रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, इन्फेक्शन की जो क्षमता है, वो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है। और डेल्टा वेरिएंट से 4-5 गुना क्षमता ज्यादा होने के कारण, इसका फैलने की क्षमता ज्यादा होने के कारण केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। हमें ये और ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि इसका सीवियरिटी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम है, तो हमें हो सकता है उतने सीवियर केसेस ना मिले, लेकिन क्योंकि फैलने की क्षमता ही इतनी ज्यादा है कि अगर और जो एक्चुअल सीवियरिटी अगर कम भी होगी तो भी ऐसे केसेस जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो शायद ज्यादा होंगे डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। तो सावधानी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। सर, एक बार फिर केसेस बढ़े हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं वो डेल्टा के हैं, लेकिन जिस तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं वो डेल्टा की ही होगी या फिर ओमिक्रॉन की होगी? देखिए, डेल्टा वेरिएंट की तीसरी लहर आने के चांसेस कम हैं क्योंकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके लिए हमारे पास जिसे हम अभी तक हमारी बॉडी उतना नहीं पहचानती है एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, तो चांसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर आने के ज्यादा है।
और दूसरी बात ये कि जो हम वैक्सीन भी दे रहे हैं उसका ओमिक्रॉन पे कितना असर होगा हम नहीं जानते, इसलिए ज्यादा चांसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर आने के होंगे। ठीक है। डॉक्टर के शर्मा, देखिए, पहली लहर के बाद एक ऐसा पीरियड आया जब हमने भी और सरकारों ने भी और सिस्टम ने भी अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, लेकिन दूसरी लहर से जो सबक मिला उसके बाद हमने अपनी तैयारियां पूरी की और सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन हर लिहाज से पूछा जाए तो हम सचमुच कितने तैयार हैं तीसरी लहर के लिए, ये सोचते हुए कि वो फैटल भी हो सकती है और नॉन फैटल भी? स्वप्निल जी, आपने देखा होगा कि कोविड की जो द्वितीय लहर थी उसमें राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने सबने मिलके और काम किया, और उसमें राजस्थान ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ पे रिकवरी रेट बहुत ज्यादा अच्छी थी और केस की फैटिलिटी बहुत कम थी। संभावित थर्ड वेव को देखते हुए राजस्थान राज्य के चिकित्सा विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आपको पता है कि वर्तमान में राजस्थान में आईसीयू बेड जो वेंटिलेटर वाले हैं वो 2262 के करीब हैं, और विदाउट वेंटिलेटर वाली जो बेड है वो 2598 बेड है। साथ साथ में हमने राजस्थान की हेल्थ केयर फैसिलिटी 332 के करीब ऐसी है जो ग्रामीण परिवेश से है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, वहां पे भी हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और साथ साथ में आईसीयू डेवलप किए हैं। लगभग 544 आईसीयू बेड ऐसी संस्थाओं में डेवलप किए हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो ग्रामीण परिवेश में है। नहीं, लेकिन वॉर रूम की अगर बात करें, जो सेकंड लहर के दौरान वॉर रूम एक्टिव था, बीच में जैसे ही केसेस कम हुए उस वॉर रूम की जरूरत महसूस नहीं की गई। वो वॉर रूम्स तो फिलहाल बंद कर दिए गए, केंद्र कह रहा है उसको दोबारा सुचारू करें। हाँ जी, वो भी अभी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप इन्होंने बताया गुप्ता जी ने कि जो ओमिक्रॉन है उसका इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और फर्टिलिटी बहुत कम है। जैसे अभी तक राजस्थान राज्य में लगभग 22 केस आए हैं जिनमें करीब सब डिस्चार्ज हो चुके। एक केनिया का जो पेशेंट है, लेडी है, वो दिल्ली में है और 2 आरयूएचएस में एडमिट है और वो भी सेटल है। तो वर्तमान जो परिस्थिति है और जो संभावित थर्ड वेव है, जैसे जैसे अभी राजस्थान राज्य ने, आपको पता है कि 5-fold टेक्नोलॉजी एक स्टार्ट की है, उसमें जैसे ही कोई पेशेंट आता है आने के साथ में हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में ट्रैक करते हैं, ट्रीट करते हैं, साथ साथ में इम्यूनाइजेशन का कवरेज बढ़ाते हैं और कोविड जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना के निर्देश देते हैं। ठीक है। डॉक्टर रंजन, जब दूसरी लहर आई थी और डेल्टा के केसेस बढ़ रहे थे, हमने देखा कि देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले भी दर्ज होने लगे थे। ओमिक्रॉन उससे ज्यादा तेजी से फैलता है। WHO भी ये बात कह रहा है और अपनी इंडिया में भी हुई स्टडीज इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन आने वाले मामले हो सकता है दूसरी लहर में एक दिन में जितने मामले थे उससे काफी ज्यादा हो, काफी बड़े हो। देखिए, इसमें 2-3 चीजें निर्णायक साबित होंगी। नंबर 1, पर डे कितने केसेस आते हैं। नंबर 2, ओमिक्रॉन की फेटालिटी रेट, यानी कि ओमिक्रॉन की सीवियरिटी क्या रहती है। और नंबर 3 कि हमारा वैक्सीनेशन रेट कैसा है। तो अब इसको, जैसे आपका ही एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने बोला कि 2 लाख के आसपास हमने केस देखे, तो मान लीजिए कि 2 लाख में से उस समय हमारा केस एडमिशन रेट या सीवियरिटी रेट सिर्फ 2% था। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारे पास शायद सिर्फ 4000 केसेस पर डे हमारे पास होने चाहिए थे पर डे, जो जिनको हॉस्पिटल का बेड रिक्वायर्ड होगा। अगर हम ओमिक्रॉन को लें तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट ही अराउंड 5 गुना ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमारे पास केसेस 2 लाख के मुकाबले 10 लाख के आसपास होंगे। और अगर हम ये मान लें कि इसका सीवियरिटी उसका डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले सिर्फ 50% है, यानी कि 2% का सिर्फ 1% है, अगर हम ये भी लगा लें तो उस हिसाब से हमारे पास पर डे एडमिशन के लायक केसेस शायद 10,000 होंगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि उसके मुकाबले इसका इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है लेकिन केस फैटेलिटी कम है, तब भी हमारे पास जो केसेस शायद हॉस्पिटल में भर्ती होने लायक होंगे वो इसके मुकाबले कहीं ज्यादा होंगे डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। अब हमारा तीसरा फैक्टर आता है, लेकिन इसी पॉइंट पर एक क्लैरिटी चाहता हूं मैं। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो एजम्पशन बेस्ड कर रहे हैं। अभी हमें ये देखना है कि हमारी वैक्सीन पर ओमिक्रॉन कितना असर कर रहा है। यस, वो बात सही है, लेकिन हमारे पास एक और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर इंडिया के पास ये है कि डेल्टा वेरिएंट में हमारी ऑलमोस्ट 75% जनता को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है। और खास बात तो इसमें समझने वाली ये है कि आपको 2 बूस्टर यानी कि 2 वैक्सीन की डोजेस
उतना इम्यूनिटी नहीं देते जितना कि आप एक वैक्सीन अगर आप इन्फेक्शन के बाद लें। तो इंडिया के पास जो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश के पास, वो ये है कि हमारी बहुत सारी जनता को डेल्टा वेव के दौरान इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद में ऑलमोस्ट 40% जनता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, विच क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल। तो दैट इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन हमें उसके सहारे बैठकर अपनी जो गार्ड्स हैं वो नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, गार्ड्स नहीं छोड़ने, लेकिन गार्ड्स छोड़ने के नाम पर तो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। डॉक्टर के आपके पास आ रहा हूं मैं। अगर प्रमुख वजह कुछ बनेगी इस देश में तीसरी लहर के आने की, तो एक तो वो यही है कि लोगों ने लापरवाही के सारे रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए हैं। हाँ, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका अगर पालना नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ मेरे एरिया में जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एक सबसे बड़ी वजह है। जैसे शादियों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होना, मॉल में बहुत सारे इकट्ठे लोग, मेले आयोजित करना, ये अलग अलग जो कैंप आयोजित करते हैं वो है। तो भीड़ भाड़ भरी एरिया में ज्यादा लोगों को जाना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का काम में नहीं लेना, ये एक बड़ी वजह होगी। नहीं, लेकिन गार्ड्स तो हर तरफ से डाउन हुए हैं डॉक्टर के। देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही थी कि जो भी सख्ती बरती जा रही है उसको पूरी तरह न हटाया जाए। मामूली सख्ती या थोड़ी सख्ती तो सड़कों पर दिखनी चाहिए, जैसे अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो चालान कटे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उन पर किसी तरह का एक्शन होता रहे। अब जब केंद्र कह रहा है नाइट कर्फ्यू को दोबारा सोचिए, तो इसका मतलब यह है कि जो शिथिलता लोगों से लेकर सिस्टम तक बनी है उसको दोबारा फुली फंक्शनल मशीन बनने में कितना समय लग सकता है? नहीं, राज्य सरकार हमेशा सतर्क रहती है और राज्य सरकार की हमेशा नजर रहती है केसेस जो आते हैं उन पे और केसेस की जो संख्या बढ़ती है उस पे। और जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि वॉर रूम का एक्टिव करने का वाट रूम तुरंत एक्टिव कर दिया जाएगा, और बाकी आईईसी विभाग लगातार कर रहा है ऑडियो विजुअल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, और इससे भी हमारे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर जो लगते हैं उनमें भी हम आईईसी करते हैं। सभी जगह आईईसी एक बेटर टूल है लोगों को समझाई इसका। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को कोविड जो प्रोटोकॉल है, जिसमें आपने बताया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग, और भीड़ भाड़ भरे जो जगह है उसमें जाने से बचें। साथ साथ में वैक्सीनेशन, जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है अभी तक वो वैक्सीनेशन कराए हैं। और हमारा राज्य सरकार का और विभाग का भी यही है मुख्य उद्देश्य कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। आपने देखा होगा कि राजस्थान, अब जब वैक्सीनेशन की बात निकली है तो देखिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। डॉक्टर रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले लगभग 1.5-2 साल में कोरोना पर इतने डिस्कशंस मैंने किए हैं, बहुत से नए टर्म्स सामने आए हैं और वो हमने लोगों तक भी पहुंचाए हैं, उनके मीनिंग्स भी लोगों को समझाए हैं। उन्हीं में से एक टर्म था पॉजिटिविटी रेट और एक टर्म था आर वैल्यू। अब हमारे दर्शक कम से कम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये प्रोग्राम देखते हैं तो इन दोनों को जानते होंगे। वैक्सीनेशन से जो फायदा मिला था, अब जब आर वैल्यू बढ़ गई है वो फायदा कितना सस्टेन करेगा? हम देख रहे हैं कि नियमों की अनदेखी की वजह से कुछ राज्यों में आर वैल्यू बढ़ी है, हो सकता है आने वाले समय में राजस्थान की भी बढ़ जाए। इसके अलावा अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो एक स्टडी कह रही है कि 73 जिलों में देश के पॉजिटिविटी रेट 10 से ज्यादा हो गई है, 10% से ज्यादा हो गई है, और जितनी आम समझ है उसके हिसाब से तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी जैसे ही हम लोग गार्ड्स, इफ वी पुट डाउन आवर गार्ड्स, ऑब्वियसली इन्फेक्टिविटी रेट विल गो डाउन, इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। लेकिन उस समय जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिसाइसिव चीज जो होने वाली है वो वैक्सीनेशन होने वाला है। सेम इन्फेक्टिविटी रेट पे पिछले साल तब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं थे, हमने बहुत ज्यादा सीवियर केस देखे। हमने ये भी, और इन स्टडीज में ये भी सामने आया कि इन्फेक्शन से हम वैक्सीनेशन से हम इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते, लेकिन जो चीज ये प्रिवेंट करती है वो सीवियरिटी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीनेशन के बाद में हम इन्फेक्शन रेट को कम नहीं कर पाएंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की 2 बूस्टर लेने के बाद में शायद जो इम्यूनिटी है वो उतना सस्टेन नहीं करते, तो शायद आने वाले समय में इनके ज्यादा बूस्टर्स की बात भी सामने आएगी। लेकिन वैक्सीनेशन एक बार, उससे अच्छा 2 बार, और अगर शायद बूस्टर होंगे तो मे बी 3 या उससे ज्यादा बार, उससे हम इम्यूनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग होगा वायरस के अगेंस्ट। तो ये चीज है, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर फाइनली वैक्सीनेशन ही रहने वाला है। ऑब्वियसली
हम वैक्सीनेशन को देखकर ये नहीं कह सकते कि हम दूरी या मास्क या सैनिटाइजर जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन का रेट कम करने में सबसे ज्यादा रोल तो इन्हीं का है। हाँ देखिए, मैं आम शब्दों में अगर अपने दर्शकों से कहूं तो बेहद आम शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि अगर आप ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो तो सेफ्टी का एक मेजर है, लेकिन उसके अलावा अन्य भी सावधानियां बरतनी होती हैं। अब आप उस सीट बेल्ट को मान लीजिए वैक्सीनेशन, वो सीट बेल्ट आपको लगानी है, वो वैक्सीनेशन आपको लेना है, इसके अलावा अन्य सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि एक तो मेडिसिन में कुछ भी 100% रूल तो होता नहीं है। इट मे क्लिक, इट मे नॉट क्लिक। और इसके अलावा अगर हम बात करें महामारी की, तो कोई भी फर्स्ट स्टेज से ही दूसरे स्टेज की ओर जाती है। अब ये हमारे हाथों में है कि उसको जितने स्टेज पर रोक लिया जाए, जितने कम स्टेज हो, जितने अर्ली स्टेज पर रोक लिया जाए वो बेहतर होगा। डॉक्टर के बच्चों को लेकर स्थितियां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीसरी लहर आएगी तो वो किन किन लोगों को प्रभावित कर सकती है? तो इस वक्त हम देख रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आना तय है, तो ऐसे में बच्चों को लेकर बहुत सी बातें पिछले 7-8 महीने में इस देश ने सुनी है, देखी है। अब हम ये देख रहे हैं आज की डेट में कि बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जबकि माना तो गया था कि भाई उनकी इम्यूनिटी बेहतरीन होती है और सारी चीजें। आपने देखा होगा कि अभी हमने कुछ दिनों पहले उनका प्रतिशत निकाला था, लगभग 19% बच्चे ग्रसित हुए थे। टोटल जो हमने एवरेज निकाला था तो उसमें से ये थे कि 19% मतलब 19% बच्चे थे, बाकी सब अडल्ट थे, 18 साल से बड़े थे लोग जो भी इन्फेक्टेड आए थे, कोविड पॉजिटिव जो आए थे। तो वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 18 साल से बड़े बच्चों को, 18 साल से बड़े जो लोग हैं उन्हीं के हो रहा है, 18 साल से जो छोटे हैं उन लोगों के नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी 19% ऐसे लोग थे वो कोविड पॉजिटिव हुए। तो संभावित जो थर्ड वेव है तो उसमें स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग बच्चे ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है अभी तक। एग्जैक्टली हाँ। बाकी अभी तक का जो सीन देखने को मिला है, एवरेज जो देखने को मिला है वो 19% बच्चे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि पहली लहर और दूसरी लहर में भी अमूमन बच्चे अगर कोरोना पॉजिटिव हुए भी थे तो कुछ अस्पताल तक इसलिए भी नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि पेरेंट्स ने ये समझा कि शायद हल्का बुखार है और घर में ही दवाइयों से उनका इलाज कर लिया। लेकिन अगर किसी परिवार में एक एडल्ट अगर कोरोना संक्रमित हुआ था तो उसके संपर्क में बच्चे आए ही होंगे। तो पहली लहर का तो उतना बच्चों का डेटा नहीं है, लेकिन दूसरी लहर में हमने देखा कि जो बच्चे हैं उनका भी एक तरह से दूसरी लहर में योगदान रहा। तीसरी में तो वो और ज्यादा हो जाएगा। नहीं स्वप्निल जी, आपने देखा होगा कि द्वितीय और प्रथम लहर के दौरान बच्चों का अपने पास में डेटा नहीं था और बहुत सारे जो पेशेंट थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे। सारे पेशेंट सीरियस अवस्था में नहीं गए और जो गए थे वो ज्यादा बड़े लोग थे जो कि काफी गंभीर स्थिति में एडमिशन हुआ उनका, और जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुआ, ड्रग्स की रिक्वायरमेंट हुई, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जिनको आवश्यकता हुई वो बड़े लोग ही थे। बच्चे ज्यादा सीरियस अवस्था में नहीं पहुंचे क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी जल्दी डेवलप हुई उनमें, और बहुत सारे जो पेशेंट थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, इसके पता नहीं लग पाया और धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुई।